हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो पंचायती राज टॉपिक पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियो जिसने भी देख ली है और उन्हें अगर अच्छे से समझ आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कितनी समझ आई है। आज की जो वीडियो है वो पंचायती राज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करती है। मतलब कि जो हमने अभी टॉपिक पढ़ लिया है उसमें से क्या इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे आंसर बताने से पहले आपको पहले से ही आंसर पता है तो पहले ही नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में मैं देख लूँगी। जिसने कमेंट किया होगा मतलब उसे आंसर पहले से पता था। तो शुरू करते हैं। पंचायती राज, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय जो है वो आपकी किस सूची में आता है। ये आपकी केंद्र सूची में आता है, राज्य सूची में आता है या समवर्ती सूची में आता है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो पंचायती राज जो आपका टॉपिक है, ये कौन सी सूची में आता है? ये आपकी राज्य सूची का विषय है। तो याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका पंचायती राज में से बनता है कि आपका कौन सी सूची में आता है। तो आपका राज्य सूची में आता है। मतलब कि पंचायती राज से जितने भी संबंधित जितने भी निर्णय होंगे, कानून होंगे, तो इसके बारे में जो आपकी सलाह कौन करेगा, इसके बारे में जो है डिसीजन कौन लेगा, वो आपकी राज्य सरकार लेगी। अगर केंद्र सूची में आता तो इसका ये सब डिसीजन कौन लेता? आपका केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती। और अगर ये टॉपिक समवर्ती सूची में आता तो केंद्र या राज्य सरकार कोई भी इस टॉपिक पर जो है डिसीजन ले सकता था। लेकिन पंचायती राज आपका किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, यानी कि महिलाओं को पंचायती राज में कितना आरक्षण दिया गया है? तो कितना दिया गया है? 1/3, 1/3। तो 1/3 जो है आरक्षण महिलाओं को दिया गया है पंचायती राज में। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण पंचायती राज में दिया गया है ये मिनिमम है। यानी कि पंचायतों को अपने पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण तो देना ही देना है, ये तो कंपल्शन होगी। लेकिन अगर संबंधित राज्य सरकार चाहे तो राज्य विधानसभा कोई कानून बनाकर महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में 1/3 से ज़्यादा भी दे सकती है। इवन 50% तक वो जो है कर सकती है। तो याद रखिएगा कि पंचायती राज में चाहे महिलाओं को आरक्षण 1/3 दिया गया है, तो ये 1/3 क्या है? मिनिमम आरक्षण जो कि दिया जाना जरूरी है। लेकिन इससे ज्यादा भी उन्हें दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी राज्य विधानसभा के डिसीजन पे, उनकी मर्जी पर। तो ये चीज याद रखें। इसके अलावा SC ST को भी आरक्षण जो है आपको पंचायती राज में दिया गया है। लेकिन SC ST को जो आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में, उनको किस आधार पर दिया गया है? तो उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर जो है उनका आरक्षण जो है दिया गया है पंचायती राज संस्था में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों में चुनाव के लिए उम्मीदवार की मिनिमम आयु कितनी हो सकती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन में वाला हो सकता है आपके लिए। तो कितनी आयु होनी चाहिए? वैसे अगर आप देखें कि जो आपके MLA हैं, MP हैं, उनकी मिनिमम आयु का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? उनकी मिनिमम एज जो है 25 साल होनी चाहिए जो है उम्मीदवार बनने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि पंचायत में उम्मीदवार चुने जाने के लिए इनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 साल, 21 वर्ष। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 25 साल से 25 साल है, लेकिन वो आपके MP या MLA जो बनने के लिए है। लेकिन पंचायतों के उम्मीदवार बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है। और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है पंचायत का? तो होता है ये 5 साल तक का कार्यकाल इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5-6 चीजें हम इसी एक पॉइंट में ऐड करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम, पहला क्वेश्चन जो है कि संविधान संशोधन अधिनियम जिसके माध्यम से पंचायतों को हमारे संविधान में जोड़ा गया, इसे संवैधानिक दर्जा मिला। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 72वां 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट यानी कि 72वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से पंचायती राज टॉपिक को जो हमारे संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसे कौन से भाग में जोड़ा गया? तो कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में। भाग 9 में, जिसमें जो आपके आर्टिकल है वो कौन कौन से जोड़े गए हैं? वो है आपके आर्टिकल 243A से 243O तक, जिसमें टोटल आपके कितने आर्टिकल हो गए? 16 आर्टिकल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूची में इन्हें रखा गया? तो इन्हें रखा गया 11वीं अनुसूची में इसे रखा गया। और 11वीं अनुसूची में जहां इसे रखा गया, इस अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया कि इनके क्या जो है अधिकार है, क्या विशेषताएं हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय या 29 जो टॉपिक है वो रखे गए हैं। तो ये चीज याद रखें। तो एक ही पॉइंट में आपकी 3-4 चीजें कंप्लीट हो गई, तो याद रखें। तो संविधान संशोधन अधिनियम 72वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि यह जो अधिनियम जब आपका विधेयक था, तो विधेयक के रूप में कब लाया गया? 1992 में। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो पंचायती राज है पूरी तरह से पूरे देश में जो है लागू कब हो गया? तो कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, कई जगह आपको लिखा होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कहीं 1993, दोनों ही ठीक है। 1992 अगर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि उस साल जो है यह संशोधन जो अधिनियम संबंधी जो विधेयक था वो आपका संसद में पेश किया गया था। उसके बाद यह पूरी तरह से जब लागू हो गया तो वो कौन सा साल था? 1993। तो पूरी तरह से हमारे देश में जब ये लागू हुआ तो हुआ 24 अप्रैल 1993 को, और इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी कहते हैं। और सबसे पहले कहाँ जो है पंचायती राज जो व्यवस्था है वो शुरू की गई थी? सबसे पहले तो वो आपके राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में सबसे पहले जो है पंचायती जो राज व्यवस्था है वो शुरू हुई थी। तो ये चीज भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जिसमें आपकी मेनली क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो किसे कहा गया है? तो कहा गया है आपके बलवंत राय को। तो बलवंत राय जिन्होंने 1957 में जो है आपकी बलवंत राय समिति के जो आपके हेड थे बलवंत राय थे, इन्होंने आपका सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में बोला कि उन्होंने कहा कि अगर आप सच में चाहते हैं कि गांव का सुधार हो, विकास हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो शक्तियों का बंटवारा करना होगा। शक्तियों को वहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं गांव के उनके बीच में विभाजित करनी होगी। तो इसलिए इन्हें बलवंत राय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक जो है कहा जाता है। और बलवंत राय समिति ने जो आपकी सिफारिश दी थी वो क्या दी थी? त्रिस्तरीय पंचायत, यानी कि जो पंचायतों को 3 स्तर पर रखना चाहिए। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो है आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 स्तर पर जो है त्रिस्तरीय पंचायत, यह आपकी सिफारिश थी बलवंत राय समिति की शुरुआत में। नेक्स्ट है कि द्विस्तरीय ढांचा, यानी कि जो पंचायती राज का जो द्विस्तरीय ढांचा है वो किस समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई? तो ये सिफारिश किसके द्वारा की गई? अशोक राय समिति। अशोक राय समिति जो कि कब आई? 1977। बलवंत राय समिति आई आपकी 1957। उसके पूरे 20 साल बाद आपकी जो समिति बनी है वो है अशोक राय समिति, जिन्होंने कहा कि 2 स्तर पर आपकी पंचायती राज होनी चाहिए। कौन कौन से? एक तो आपके ब्लॉक लेवल पर आपकी होनी चाहिए पंचायत समिति, और जिले स्तर पर आपकी जिला पंचायत, जिसमें आपकी जो ब्लॉक स्तर पर जो आपकी पंचायत समिति होगी वही आपके 15 से 20 जो गाँव को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पंचायत जो है वो भंग हो जाए तो उसका जो पुनः निर्वाचन है वो कितने समय में होना चाहिए?
तो अभी इस पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि पंचायतों का जो कार्यकाल है 5 साल तक का होता है, लेकिन अगर कोई जो पंचायत है अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर पाए और पहले ही भंग हो जाए, तो जो अगली पंचायत चुनी जाएगी वो कितने समय में आपकी चुनी जानी चाहिए, मैक्सिमम आपका टाइम बताना है। तो वो कितने टाइम में चुनी चाहिए, भंग होने पर पुनर्निर्वाचन होना चाहिए आपके 6 महीने के अंदर। तो 6 मंथ्स के अंदर जो है उसका पुनर्निर्वाचन होना चाहिए। और जो नई आपकी पंचायत चुनकर आएगी उसका जो कार्यकाल है पूरे 5 साल का नहीं होगा, उसका जो जितना कार्यकाल पहली पंचायत का बच गया था 5 साल में से, वह उतना ही कार्यकाल जो है कवर करती है। तो 6 मंथ्स के अंदर जो है आपका दोबारा से पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए, अगर पंचायत आपकी 5 साल से पहले भंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कहां पर वर्णन है आपका पंचायती राज का। तो हमें पता है कि संविधान में हमारा जो पंचायती राज का मुद्दा शुरुआत में ऐड नहीं था, लेकिन फिर भी संविधान में पंचायती राज का जो है वर्णन किया गया था। तो आपको बताना है कहां किया गया था। तो कहां किया गया था, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत इनका जो है वर्णन किया गया था, जिसके तहत इनका मतलब क्या होता है, इन सिद्धांतों में रखने का कोई टॉपिक कि यह राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे अगर चाहे तो ऐसी संस्थाओं को संबंधी कोई निश्चित कानून बनाकर उसे लागू कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक दर्जा देने की बात जो है शुरुआत में किस समिति के द्वारा की गई। तो किस समिति ने शुरुआत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो किस संस्था ने कही, किस समिति ने, एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि कब आई आपके 1986 में। तो इन्होंने जो है आप क्या कहा शुरुआत में सबसे पहले कि पंचायती राज व्यवस्था को हमें संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए, ताकि नियमित समय पर टाइम पर जो है आपके इसका निर्वाचन हो, ये सही तरीके से आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था है ये अपना कार्य कर सके। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पंचायती राज में से आपके बनते हैं। टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, इनका मैं लिंक है नीचे भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है। और एक और चीज़, बाकी वीडियो अगर आप पॉलिटिकल साइंस की मेरी देखना चाहें तो चैनल पर वो भी अपलोड है, उसका भी लिंक मैं नीचे वीडियोस का दे दूंगी, सारी वीडियोस का, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।